बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पर हम बातचीत कर रहे होते हैं, वहीं सियासी मामला अभी सामने आते हैं। ऐसे में देखते हैं कि आलमी सतह पर जो इस वक्त कशीदगी नज़र आ रही है, ईरान और अमरीका के मामला सामने आ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अमरीका जून जैसी गलती ना दोहराए, हमारे अज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बड़ा बयान सामने आया। एक जानिब मज़ामत की बात होती है, एक जानिब मुज़ाकरात की बात होती है, एक जानिब जंग की बात होती है। आया किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में हम देखते हैं कि जी रूस की जानिब से भी बड़े बयान सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब देखते हैं अफगानिस्तान के हवाले से, जहां इनखला के मामला हैं, तो वहीं तुर्किया में भी अब अफगानिस्तान के बाशिंदों की मौजूदगी की इतलात भी सामने आई है। ऐसे में अमरीका का एक वाज़ेह पैगाम भी सामने आया, जिसमें वो जंग के हवाले से भी जो है वो चहमा गोइयाँ करते हुए नजर आते हैं। कभी ये भी देखने में आता है कि जी वो जो बरतानवी मीडिया है वो ये बताने की कोशिश करता है कि कुछ भी हो जाए, जंग के मामलात एक जानिब ठहर जाएंगे और ऐसे में जो मामलात सदारत के हैं वो अपनी जगह रहेंगे। लेकिन इन तमाम सूरत हाल में हम देखते हैं कि जी मौशी कशीदगी भी सामने आती है। जैसे हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा कि फेरी सर्विस जो कि खास करके पाकिस्तान से ईरान के लिए चलाई जानी थी, जिसके लिए हमने ये भी देखा कि जी जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स के मामलात हैं वो भी सामने आ रहे थे, लेकिन अभी उस सर्विस को कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया। इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ कायम मकाम है बिलाल हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो हम वेलकम करेंगे बिलाल हसन साहब को अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। बिलाल हसन साहब, तमाम तो सूरत हाल सबके सामने और आपकी तो माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र है। खास करके हम फाइनेंस की बात करें, हम अगर बात करें इस डिपार्टमेंट की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, अब पाकिस्तान के मामला में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी फेरी सर्विसेज जो है वो क्रूज की अनाउंस भी की गई, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी की गई, लेकिन इस तरीके से उसे रोक दिया गया। क्या आने वाले वक्तों में भी अगर इसी तरह की कशीदगी जारी रही तो दूसरे मौशी मामला में भी असरअंदाज होगी? थैंक यू, आपने मुझे मतलब मौका फराहम किया। थैंक यू सर। सिंपल सी बात यह है कि देखिए, ईरान की जो अपनी बात है उस पर सैंक्शंस तो एक तवील अरसे से लगा हुआ है, ठीक है जी। अब बात यह है कि ईरान पे जो सैंक्शंस लगे वो उस वजह से लगे कि ईरान हूसी बागियों की या हिजबुल्लाह की या हमास की सपोर्ट करता है, ठीक है। इस बेस पे अमेरिका और इसराइल दोनों नाराज़ हैं। नेचुरली इसराइल जो है वो अमेरिका को पुश करता है, अमेरिका जो है वो फिर पाबंदी आयद करता है। सैंक्शंस तो उसको बहुत पहले लगी हुई थी। फिर उसके बाद एक सोचा उठा जनाब कि ईरान एटमी धमाका करना चाहता है, ईरान एटम बम बना रहा है। उस एटम बम बनाने की वजह से आपने देखा कि पिछले साल यानी कि 2024 में जब पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ एक जंग हुई बयान मरसूस के हवाले से, मुबारका हक के हवाले से, उसके बाद वो एक फायरबंदी हुई। उसके बाद जून में देख लें कि इसराइल और ईरान की जंग छिड़ी, उसमें फिर अमेरिका कूद गया। अब सवाल ये है कि ईरान के हवाले से सबसे बड़ी जो उनकी जो एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमेरिका की, इसराइल की, कि जनाब ये एटमी ताकत ना बन जाए। लास्ट टाइम जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया और B-52 बम्बार में तैयार ने हमला किया, लेकिन ये बात सामने आई कि जनाब ईरान की जो अपना अफजदा यूरेनियम थे उसने पहले ही वहाँ से मुंतकिल कर दिए। ये उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अब दोबारा वो जो ईरान पे अटैक करना चाहते हैं या ईरान को में उन्होंने रिजीम चेंज करने की बात की, हंगामे हुए, फसाद हुए, अभी भी मुजाहिरीन की जानिब से हो रहे हैं। अब थोड़ा सा उसमें मतलब नरमी आई है, लेकिन अमेरिका उसको भड़काना चाहता है। वजह यह है कि अमेरिका इसलिए भड़काना चाहता है कि रिजीम चेंज हो। जब रिजीम चेंज की बात आती है तो यकीनी तौर पर यह बात भी तय कर लें कि जब रिजीम चेंज आ जाएगी तो यकीनी तौर पर अमेरिका की हुकूमत होगी, प्रो हुकूमत होगी, जो भी। अभी ईरान की मौजूदा हुकूमत ने इस मुजाहरे पे काबू पाया। तो जब अमेरिका ने देखा कि ईरान जो है बहुत आसानी के साथ ज़ेर नहीं होगा, तो मुआशी तौर पर जो है ना इसे कमज़ोर किया जाए। मुआशी तौर पर कमज़ोर करने का मकसद ये है कि पहले चाबहार की बंदरगाह इन्होंने इंडिया को दी थी। ईरान ने। ईरान को हालांकि पूरी दुनिया के अंदर ईरान से तिजारत करने पर पाबंदी है सॉरी, लेकिन इंडिया को खासतौर पे एग्जेम्पशन दिया गया था कि इंडिया जो है वो चाबहार में जाके जो है वो चाबहार की बंदरगाह चलाए, उसे एग्जेम्पशन दिया गया। ओके, उसके बाद जब ईरान और इसराइल की जंग हुई जून में, आपने देखा कि ईरान इसराइल की जंग हुई, इसराइल ने अमेरिका भी कूदा, लेकिन इसराइल ने जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया। तो अब अमेरिका चाहता है कि रेजीम चेंज अगर नहीं हो रही तो इसे मुआशी तौर पर जो है ना बिल्कुल पाबंद किया जाए। अब 25% मजीद टैरिफ उन्होंने आयद कर दिया है अमेरिका ने। जिस भी इत्तेहादी ममालिक ने या जिसने भी ईरान के साथ अगर तिजारत की
तो उसको 25% जो है वो इजाफी टैरिफ देना पड़ेगा अमेरिका के लिए जो एक्सपोर्ट होता है। इट्स काइंड ऑफ पेनल्टी। तो आप मुझे बताइए कि ये पेनल्टी देने के बाद क्या किसी के पास वो होता है, क्या कहते हैं, एक उसकी जो कॉस्ट होती है वो कुव्वत खरीद जिस तरीके से हम कहते हैं जी, 25% तो बढ़ गई ना उसकी कुव्वत खरीद। अगर 25% जुर्माने हैं तो 25% बढ़ गई। तो अब बाहर के कौन करेगा? इंडिया। फिर उसके बाद चाबहार की बंदरगाह पे अमेरिका ने इंडिया को एग्जेम्पशन खत्म कर दी इसराइल और ईरान की जंग के बाद। लेकिन क्या हुआ उसमें 6 महीने की उन्होंने एग्जेम्पशन दे दी कि 6 महीने तक जो है आप इसको ओपन करें, जिसकी वजह से हुआ ये कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो एक टेंशन थी जिसकी वजह से अफगान ट्रांजिट स्टेट बंद हुआ, तो अफगानी जो थे वो कह रहे थे कि हम चाबहार से करेंगे तिजारत, और चाबहार से जो है वो भले उनको कॉस्ट उनकी जो भी आ रही थी, पाकिस्तान पे अगर कर रहे थे तो $100 आ रही थी, वहाँ $300 आए। तो अब ये कि उन्होंने वहाँ की, लेकिन अब उनकी वो चीज़ भी बंद हो गई। नेचुरली क्या है कि अमेरिका चाहता है और इसराइल ये चाहता है कि ईरान को माशी तौर पर इतना मजबूर कर दें कि जो रिजीम चेंज के लिए वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं, वो मुजाहरे जो हैं वो मुजाहरे दोबारा जो है वो भड़क जाएं, उसमें आग भड़के कि अगर थोड़ी बहुत भी वहाँ पर कुव्वत खरीद है तो वो कुव्वत खरीद भी ख़त्म हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से रिजीम चेंज होते। तो लाजमी सी बात है कि इक्तिसादी तौर पर आप अगर देखें तो ईरान को तो बेपनाह मतलब ये कि नुकसान है। फिर पाकिस्तान और ईरान में भी बायलैटरल जो है एक तिजारत होती है कि कुछ माल हमारे यहाँ से जाता है, कुछ माल उनके यहाँ से आता है, तो उसमें भी नुकसान होगा। पाकिस्तान भी ट्रेड नहीं करेगा, लाजमी से बात है। 25% कौन पेनल्टी जमा करेगा? अमेरिका के सामने पाकिस्तान की अभी इतनी कुव्वत नहीं है ना कि अमेरिका के सामने डट जाए कि हम ये करेंगे। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर ईरान पे हमला होता है अमेरिका का, तो आप ये समझें कि ऑयल की मार्केट पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो इतनी हाइक हो जाएगी कि एक तरक्की पजीर मुल्क जो है उसको अपनी इकोनॉमिक को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि जब तेल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। अच्छा, इसके लिए तो ओमान ने वैसे ही खबरदार कर दिया, उसने ये खुद बाज़ाब्ता तौर पे बोला कि ईरान के साथ ऐसे मामलात होंगे तो हम तो भाई तेल के ज़खायर अपने रिजर्व जो है वो स्ट्रॉन्ग करके बैठ जाएंगे, फिर हम कहीं सप्लाई नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, वो सप्लाई के अलावा भी ये देखे ना, माजी में आप जाए ना, जून में ही जाए 2024 में कतर के एयरबेस इस्तेमाल हुआ, इसके अलावा कुछ खदशात थे जो कि कंफर्म नहीं कि सऊदी अरब का भी फ़ज़ा जो इस्तेमाल हुई, या उर्दन की फ़ज़ा इस्तेमाल हुई, सूडान की अपना इराक की फ़ज़ा इस्तेमाल हुई। अब सवाल है कि देखिए ना, वो बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ओमान हो गया या आपके कतर हो गया या सऊदी अरब हो गया, इन्होंने तो कतई तौर पे इनकार कर दिया कि हमारी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन बात वो नहीं होती, बात ये होती है कि कतर का जो इनका बेस है, अमेरिकन बेस है, वो इतना बड़ा बेस है कि उन्हें ना सऊदी अरब की फ़ज़ा को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ना उन्होंने यूएई की फ़ज़ा इस्तेमाल। भाई उनके पास तो क्रूज़र मिसाइल हैं। अब वो बात वही होती है ना कि सिंपल सी बात ये है कि वो तो जंग के जदीद तरीकों से के हवाले से अमेरिका काम करेगा ना। अब रही बात कि वो हमला करेगा या नहीं करेगा ये नहीं पता, लेकिन सफारती ताल्लुकात का मुनक़ता हो जाना, अमेरिका और बरतानिया अपने ईरान के दरमियान एक सफारती ताल्लुकात थे जो कि वज़ार ख़ारजा की सतह पर जो है आपस में गुफ्तगू भी हो रही थी, लेकिन कल वो अचानक ख़त्म हो गया। सर लेकिन बैकडोर राब्ते तो रहते हैं ना, भले जंग का मैदान, जंग का माहौल भी हो, लेकिन बैकडोर राब्ते तो होते हैं। बैकडोर आप होते हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी, लेकिन थर्ड मुल्क की तरफ से होंगे ना। जब आपने सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए, तो इसका मतलब है कि अब राब्ते जो होंगे तीसरे मुल्क की तवज्जुह से होंगे, चाहे वो सऊदी अरब की तवज्जुह से हो, पाकिस्तान की तवज्जुह से हो, तुर्किया की तवज्जुह से हो या यूएई की तवज्जुह से, वो अलग हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट जो उनका जो राब्ता खत्म हुआ, राब्ता जब डायरेक्ट खत्म हुआ तो लाजमी आते तीसरे मुल्क की मतलब ये कि तवज्जुह से होगी। अब रहा कि इकोनॉमिक तौर पर आप यकीन कीजिए कि अगर पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिक जो है वो थोड़ी सी उठ रही है, लेकिन अगर तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, इसराइल अमेरिका या ईरान के जमात जंग होती है तो तेल की कीमतें तो बहुत ज़्यादा हाइक हो जाएंगी, तो पाकिस्तान की मईशत या एक गरीब मुल्क की मईशत का क्या हाल होगा, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरी जानब लेकिन हम देखें आज की एक और अहम पेशरफ जो सामने आई है, अगर हम देखें केपी के वज़ीर आला हैं और हमने देखा कि जी सुहेल आफरीदी का दोबारा से एक विजिट कराची में हुआ है, और यकीनी तौर पे इस तरह के विजिट तो होने भी चाहिए, क्योंकि जब इस तरह का कोई हादसा हो जाए, आपके ही पार्टी के लोगों में से या आपके वो लोग जो कि ख़ास करके उस जलसे में शरीक थे या आपको देखने के लिए आए थे या आपको आपकी तहरीक को पसंद कर रहे हैं,
हैं या आपके बयानियों को पसंद कर रहे हैं, और अगर ऐसे लोग आते हैं और अल्लाह न करे किसी वजह से किसी वाक़े में कोई शहादत हो जाती है तो अफसोस तो हर जमात ही करती है। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके राजा अंसारी साहब, और हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान भी मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। राजा अंसारी साहब, तमाम सूरत हाल हम देख रहे हैं आलमी सतह पे भी, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी इस वक्त दोबारा से, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने देखा कि जी जो संडे का दिन था उस दिन भी हमने देखा कि जी वज़ीर आला KP का एक विजिट हुआ, फिर बहुत सारे मामलात भी सामने आए जहाँ पे हमने देखा कि जी बढ़ते हुए वाक़यात देखे तशद्दुद के, वहीं बहुत सारी हुकूमत सिंध के साथ मामला सामने आए। अब दोबारा एक और विजिट हुआ जो कि ऐसा हमें लगता है कि जी हुकूमती सतह पर या सियासी तौर पर जो लीडरान होते हैं, अगर इस तरह का कोई वाक़या हो जाए तो डेफिनेटली विजिट तो करना चाहिए। सर क्या कहेंगे? देखें, ठीक है, आए उनके जो लोग बंदा था, मेरा ख्याल कोई नौजवान था जी, उसके साथ जो हादसा पेश आया, उसके पास वो तशरीफ लाए उनके लवाहिकीन के साथ में, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो हमारे फौजी जवान हैं जो KPK में दहशतगर्दों से जंग करते हुए शहीद होते हैं, उनके पास भी जाना चाहिए, उनके जनाजों में शिरकत करनी चाहिए, उनके लवाहिकीन से भी ताज़ियत करनी चाहिए। लेकिन वहाँ, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि KPK में रोज़ाना की बुनियाद पे दहशतगर्दी के कई वाक़यात होते हैं, वहाँ पर भी जाना चाहिए। वहाँ और ज़्यादा बहुत सारे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं KPK के अवाम के, वहाँ भी जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर KPK जिन्होंने ये ओथ लिया, हल्फ लिया कि वो अपने सूबे के अवाम के लिए को जवाबदेह हैं, सूबे के अवाम के लिए कारकर्दगी दिखाएंगे, सूबे के अवाम के लिए काम करेंगे, वो अपने ओथ की, अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर रहे। वो सियासत कर रहे हैं, वो टिकटॉक की सियासत कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया की सियासत कर रहे हैं, वो खबरों की जीनत बनना चाहते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ ज्यादती है। मैं उनके इस जाती फेल का मतलब तारीफ करता हूँ, अच्छी बात है, जाना चाहिए, वर्कर्स के पास जाना चाहिए, अवाम के पास जाना चाहिए। लेकिन बेहतर होता कि वो अपने सूबे में खिदमत करें, अपने सूबे के हॉस्पिटल्स को देखें, अपने सूबे के स्कूलों को देखें, अपने सूबे में जो नौजवान बेरोजगार हैं उनके रोजगार के हवाले से बात करें, तरक्की के हवाले से बात करें, काम करें, बल्कि सिर्फ बातें नहीं करें, काम करें। बातें तो खैर बहुत करते हैं, उनके बानी भी बड़ी बातें करते थे, वो है ना, सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करता है, इलाज गम नहीं करता, फकत तकरीर करता है। तो ये फिर सिर्फ तकरीर से काम नहीं चलेगा, सिर्फ आने जाने से और सरकारी जो ज़राए अबलाग हैं उनके इस्तेमाल से, सरकारी फंड्स के इस्तेमाल से काम नहीं चलेगा। आप कुछ करके दिखाएं, अपने सूबे के लिए कुछ करके दिखाएं। अच्छा, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं जी, दूसरी जानिब ये भी देख रहे हैं कि आज जो माहौल नजर आया है जिसमें ये भी बताया गया कि जब एक पूरा काफिला सुहेल आफरीदी का विजिट करता हुआ दिखाई दिया तो वहाँ पे जेब कतरे भी थे, वहाँ पे बहुत से ऐसे उनके अपने ही लोग थे जिनकी जेबें जो है वो काटी गई। अब ये बात समझ नहीं आती है कि एक पॉइंट ये इरेज होता हुआ हर जमात इन पर क्रिटिसाइज करती है और वही कहती हुई दिखाई देती है कि भाई इन्हीं की जमात में जब कोई जलसा हो या कोई भी इस तरह का मामला हो तो इन्हीं के साथ सारे ऐसे वाकयात क्यों होते हैं? क्योंकि ये सियासी जमात नहीं है, ये इंतशारी टोला है। सियासी वर्कर्स का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है, जेब कतरों और चक्कों का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। आपने देखा कि चंद दिन कबल जब CM KPK कराची तशरीफ लाए तो एयरपोर्ट पर इनके जो कारकुन हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था थे, वो तो कहते एक दूसरे मोहब्बत को की मार वजह रहे। से, कोई कह रहा था हमें लाइन में आगे जाना है, कोई कह रहा है हमें लाइन में आगे जाना है, नहीं हमें नहीं, पहले इस्तकबाल करना है। वो हर जगह ऐसे ही भी होता है कुछ जी। कह रहे थे। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स तो नहीं लड़ते हैं ना, वो हर 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 शख्स अपने कायद से, अपने लीडर से प्यार करता है। इसका मतलब नहीं है कि दूसरे को मारना शुरू कर दें, गालियां दें। तो ये मुतअद्दिद बार हुआ है, कराची एयरपोर्ट पे हुआ, जाम शोरों में हुआ, यहाँ कराची में उस दिन आपने देखा कि ये सियासी वर्कर्स का बर्ताव तो नहीं था कि पुलिस वैन्स पर पथराव और शेलिंग करें, सहाफियों पे ऊपर पथराव करें, तो खातून शेयरिंग वाली कैमरामैन वीडियो की तो सारी सब तशद्दुद का सोशल निशाना। मीडिया पे भी नजर आई, लेकिन ऐसे में ये तो नहीं कहा जाए, शेयरिंग तो जारी पुलिस की जानिब से की जा रही थी, ये सारे मामला तो सामने आए थे। ऐसे में हैदराबाद से जब वो कराची भी आ रहे थे उस वक्त भी देखा गया कि जी रास्ते ब्लॉक हुए हुए थे सारे। तो ये रास्ते क्यों ब्लॉक किए गए थे? खैर ये तो सिक्योरिटी के पर्पज के हवाले से सवाल है, लेकिन बिलाल अहसन साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बिलाल अहसन साहब, जाहिर है इसमें आपकी भी काफी गहरी नजर रही है और मुतादिद बार आपने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया है, क्या कहेंगे सर? मैं राजा साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। जी राजा
राजा साहब की बात, राजा साहब को सलाम भी पेश करता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि देखिए, बात है कि ठीक है कि सियासी जमातों में कारकुनान जब एक लीडर आता है तो एक भदड़ मचती है और हर आदमी लपकता है कि मेरी उनके साथ ग्रुप फोटो हो जाए या उनसे हाथ मिला लें। ये तमाम जमातों में होता है। ये कहना कि बमला के सिर्फ तहरीक इंसाफ में होता है, ऐसा नहीं है। हमने पीपल्स पार्टी में भी देखा, हमने मुस्लिम यूनियन में भी देखा। खैर बहरहाल इसको बहस पर ना जाए, लेकिन बात वही होती है। मैं सिर्फ राजा साहब से ये पूछना चाहता हूँ, राजा साहब, बात ये कि सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसिलिटेट किया कि उनको कराची में वेलकम कहा, सईद गनी साहब ने जाके उनको क्या कहते हैं वेलकम कहा और सारा कुछ हुआ। ये कहते हैं कि ये आखिर में आके अगर वो जलसा करना चाहते थे रोड पे भी सही तो इजाजत दे देते, क्या फर्क पड़ जाता? क्या फर्क पड़ जाता है अगर वो कादियान के गेट के सामने खड़े होके अगर जलसा कर लेते और चले जाते? आपने सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया? सारे अच्छे काम किए, लेकिन आखिर में आके उन्होंने थोड़ा सा, या तो किसी की हिदायत थी भाई कि उन्होंने ये कर दिया कि जिन्ना गवर्नमेंट में दाखिले के लिए रुकावटें खड़ी कर दी, जिन्ना गवर्नमेंट में लाठीचार्ज शुरू हो गई। तो देखिए, जो गलत है वो गलत है। हम ये नहीं कहते कि जो कुछ भी उन्होंने किया कि पुलिस पर पथराव किया तो अच्छी बात थी, या आज जो जेब कटा है सहाफियों की, जिसमें हमारे अपने कैमरामैन हैं, मेट्रो वन के कैमरामैन हैं, उनकी जेब कटी। और इवन कि हमारे रिपोर्टर बता रहा था कि जनाब अली कि उनके पीटीआई के अपने लोगों की भी जेबें कटी हैं। तो ये अलग कहानी है। लेकिन बात वही होती है कि जो कुछ भी हुआ मुख्तार भाई, कि आपने जलसा करने की इजाजत दी, आपकी बड़े लोग क्या कहते हैं वावा कर रहे थे, अच्छे बयान आ रहे थे पीटीआई की तरफ से भी, आप उनको एक आखिरी में एक जलसा करने की इजाजत दे देते। देखिए जी, यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर इफ यू हैव टाइम मैं सिंपल सी बात बता दूं कि सुहेल आफरीदी की कराची में जो दौरा था उसके 3 मकासद थे। उनका एक पहला मकसद ये था कि सिंध हुकूमत पर दबाव डाला जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे और मुस्लिम यूनियन पे पंजाब में गए कि उनको दबाव डाला जाए। नंबर 2 ये कि एस्टेब्लिशमेंट में दबाव डाला जाए, उनका मकसद ये था। दूसरा मकसद ये था कि उनका कि कराची में जो पीटीआई के या पंजाब में जो पीटीआई के अपने कारकुनान जो कि बदजन होके बददिल होके जो घरों में बैठ गए हैं, उन्हें बाहर निकालना, एक मकसद ये था। तीसरा मकसद ये था कि आपने फिरदौस शमीम नवी के बयान भी सुना होगा कि पीटीआई इसमें फंड्स की किल्लत का शिकार है। फंड्स की किल्लत के शिकार है, तो सवाल ये पैदा होता है, जो जमात फंड्स की किल्लत के शिकार है, वो जलसा गाह को कैसे स्टेज लगाएगी, कैसे उसको डेकोरेट करेगी? बट देन के दे हैव नो मनी, दे हैव नो फंड। तो अब बात यह है कि एक तो उन्होंने बताया कि जनाब कि 8 फरवरी को जब हम यहाँ से हड़ताल करेंगे, जब यहाँ से रोड शो के लिए हम इस्लामाबाद जलसे जाएंगे, तो उनको इकट्ठा करना प्लस फंड रेजिंग। कराची वो शहर है जहां पे इनके बड़े बड़े फंड रेजर हैं जो फंड्स देते थे इन्हें, जिसकी वजह से पार्टियां चलती हैं। उनका 3 ये मकसद थे। उनका मकसद यही था कि कराची को थोड़ा सा उभारो, कराची से फंडिंग भी करनी है, और कराची में चूंकि माजी में कराची ने उनको अच्छी रिस्पांस भी दिया, तो अब ये चाहते हैं कि कराची वाले वही रिस्पांस दें, लेकिन मेरा मुश्किल है। ठीक है बिलाल साहब, आप भी हमारे साथ हैं, राजा अंसारी साहब आप भी हमारे साथ हैं, इसी तरीके से जुड़े रहे। यहाँ पर एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, जुड़े रहे, देखते रहे हमारे प्रोग्राम, जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, जिस तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है पीटीआई के हवाले से, जिस तरह हमने देखा कि आज भी एक बड़ा लश्कर जो है वो शहर कराची में था, और ऐसे में जो वाक़यात सामने आ रहे, बिलाल साहब जिस तरीके से हमने देखा कि कराची में ख़ास करके गुज़िश्ता जो इनका जलसा जिसके लिए इन्होंने एनओसी भी ली, तो वहाँ पे सवालात बहुत सारे जन्म लेते हैं। एक जो है हुकूमत सिंध की जानिब से कहा जाने लगा कि जी अफगानिस्तान से भी कोई टोला है, दहशतगर्दी के मामलात हैं, तो फिर एनओसी क्यों जारी किया गया? क्या आवाम की जानो माल की हिफाजत और जो तरजीहात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तो फिर अव्वलीन तरजीहात में शामिल है ना, तो ऐसे में फिर एनओसी क्यों जारी किया गया? देखिए, इन्होंने 2 जगह एनओसी मांगी थी, एक कोरंगी की मांगी थी उन्होंने, और एक उन्होंने बाग़ जिन्ना की मांगी थी। अच्छा, बाग़ जिन्ना ये इन्होंने खुद मुंतखब किया था पीटीआई ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोरंगी की डीसी ने तो इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसलिए कि वहाँ रोड पे था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो गया और अमन अमान का, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन डीसी ईस्ट ने आखिरी लम्हों में, अब मेरा ख्याल है कि उन्होंने कर दिया, उन्होंने एनओसी दे दी। बात वो नहीं होती, बात ये होती है कि मैं पहले भी मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे यही समझ में नहीं आ रही है कि जब सब कुछ अच्छा था तो आखिर में बुरा क्यों हुआ? क्यों? चले जी, आप उनको अगर चले जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जनाब उनका जलसा करने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो तो सिर्फ उन्होंने एक एनओसी ले ली थी, और उन्होंने एक अपने जो कारकुनान हैं, हमदर्द हैं, उनको एक जज्बा और वलवला पैदा करना था कि जनाब हम जलसा कर रहे हैं। नेचुरली उनका जलसा, अगर जलसा करना होता तो वो पूरे शहर का दौरा लगा के रात के 9:30 बजे पहुंचते जलसा का, 10 बजे पहुंचते जलसा का, ना वहां पे कोई एक्टिविटी। लेकिन उसमें इस किस्म की रुकावट डालना मैं समझता हूं कि गलत है। रुकावट नहीं डालनी चाहिए थी, जिसमें कि आपको पता है कि हमारी मीडिया की एक वैन जली
मीडिया वालों के वैन जले, उनका डीएसएनजी जली, रिपोर्टर्स जख्मी हुए, बहुतों के जो है वो माली नुकसान हुआ। अब चैनल 5 का जो कैमरामैन है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो बात ये होती है कि सवाल ये होता है कि ये सब चीजें हैं, लेकिन सिंपल सी बात ये कि जब आप उनको रोकेंगे, आप उनको टोकेंगे, आप उनको लाठीचार्ज करेंगे, तो रद्देमल तो आएगा ना। अब रद्देमल जब आता है मुख्तार भाई, तो ये नहीं देखता कि रास्ते में कौन है। ठीक, दूसरी जानिब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है इस वक्त राजन अंसारी साहब। जी मैं मौजूद। जी राजन अंसारी साहब, दूसरी जानिब अगर हम ये देखें कि सोहेल आफरीदी का जब ये जलसा खत्म हो गया, वो यहाँ से चले गए, फिर एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा जी सिंध ने शुरू में तो हमारे साथ बड़ा अच्छा एक सलूक किया, लेकिन पंजाब से अब भी शिकवा है, उनका रवैया दुरुस्त नहीं था। तो सर सियासी मामला एक तरफ होते हैं, सियासी इख्तलाफात को बारतर होकर तो सोचना चाहिए था, वहां जो मामला सामने आए सर उस पर क्या कहेंगे? देखें, मैं शुरू से एक राय रखता हूँ इस सारे मामले में कि केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि वो एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जिसे हम जमात नहीं मानते, यानी हमारी अपोजिशन है बेसिकली वो। और वेलकम यही होता है, हम आए, वेलकम करते हैं, कहीं टोपी अजरक पहना दी गई, कहीं ये बयान दे दिया गया कि जी मोस्ट वेलकम आ सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि हम उन्हें जलसे के लिए कुर्सियां भी दें, बंदे भी दें, सियासत भी हम सिखाएं। खैर बहरहाल उन्होंने पहले दिन से ये सोचा हुआ था, जब वो पंजाब में आए तो ये सोच के आए थे कि हम लोगों ने एक हाइप क्रिएट करनी है और हुकूमत मौका दे ना दे, हमने खुद एक कैमोफ्लेज करना है पूरे निज़ाम को। और फिर क्योंकि इस चीज़ में माहिर हैं और फॉरेन फंडिंग आपको पता है, अरबों रुपए उनके पास हैं, सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट हो जाती है और फिर सहाफ़ी दोस्त भी जो हैं वो जो इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं करते वो भी उसके असर में आ जाते हैं। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि पहले दिन तो सब ठीक था ना भाई। सईद गनी साहब गए, अजरक पहनाया, एयरपोर्ट से लेकर जब शारा फैसल से वो आए प्रेस क्लब तक, खुद कोई ट्रैफिक जाम नहीं किया इनके आगे, ये आगे पीछे वालों को ट्रैफिक जाम करते हुए आए। खुद कह रहे हैं हमें 6 घंटे लगे, यानी मकबूलियत दिखा रहे थे। कराची प्रेस क्लब तक आने तक तो कोई तकलीफ नहीं हुई ना इनको। फिर उन्होंने कराची प्रेस क्लब पे आके सिंध के अवाम को गाली क्यों दी? क्यों कहा कि इनका मैंडेट जाली है? क्यों कहा कि फौज बदमाशी कर रही है? क्यों इस तरह की जुबान इस्तेमाल की? फिर जब इन्हें कहा गया कि आप बागे जना के अंदर जलसा करें, तो ये क्या कह रहे थे? इनके रिकॉर्ड पे हैं बयानात कि हम तो बाहर जलसा करेंगे, हम तो सड़क पे करेंगे। हमने कहा भाई सड़क पे नहीं करो, अंदर कर लो, हम दे देते हैं। ग्राउंड नहीं भर सके, इनका था ना जलसा, इनको जाना चाहिए था ना वहां पे। मैंने इनको कहा था कि जिस दिन आपका जलसा जना बाग में, उस दिन आप क्यामाड़ी और बल्दिया में घूमते फिरें। मैंने तो नहीं कहा था, खुद ये गए, क्योंकि उनको पता था कि लोग नहीं निकलेंगे। वापस में आकर भी नुमाइश शोरंगी पे खुद खिताब किया ना, जितने भी लोग वहां बच गए थे। तो आप जलसे में चले जाते, आपको तो जलसा करने दिया जा रहा था, पावर शो कर लेते। कहने का तो राजन अंसारी साहब, लेकिन पंजाब में इस तरह की, ठीक है इन्होंने वॉर वेलकम तो किया ना, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में किसी ने वॉर वेलकम ही नहीं किया उनको। पंजाब में ज्यादा तादाद में अफगानी नहीं रहते हैं, तो वहां लोग नहीं निकले। कराची में रहते हैं, हालांकि गो के वो इलीगल। सर ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आप कह रही थी मतलब जितने लोग निकले थे वो सब अफगानी थे क्या? अफगानी का अब महाजन के कैंप तो खाली हो गए, कराची में कौन सा अफगानी है? कितने अफगानी? एक तो आप दोनों, मेरा ख्याल है कि बैठे हुए हैं स्टूडियो में और मैं बैठा हुआ हूं दूर जूम पर, मुझे आपकी आवाज इस तरह आती भी नहीं है। और आप मेरा मौकफ ले लें, आपका जमहूरी हक है, आप मेरे मौकफ को डिनाई करें। मैं इस वक्त आपके इस पूरी इंटरप्शन को और जो आप बीच में मौकफ दे रहे हैं, मैं उसको यकसर मुस्तरद करता हूं। ठीक है, और मेरा हक है। आप बिल्कुल मेरे बातों को फिर बाद में जरूर तबसरा कीजिएगा सर। लेकिन आप अफगानिस्तान की बात करें कि मतलब अफगानी सारे सिर्फ वहां मौजूद थे, तो ये भी तो सर कहना गलत है ना। अगर आप स्क्रीन पे वैसी जलसा उठा के देख लें, आप वीडियोस उठा के देख लें, महाजिर भी थे, सिंधी भी थे, बलोची भी थे, पठान भी थे, क्योंकि शहर कराची तो सभी को लेके चल रहा होता है। सिर्फ अब स्पेसिफिकली एक ही चीज का नाम लेना कि जी अफगानिस्तान के लोग वहां मौजूद थे, फिर तो ये गलत बात है ना। आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो है, आप तेज बात कर रहे हैं, मेरे तक पहुंच नहीं पा रही है। आज धीमा धीमा बोलेंगे तो मेरे पास बात पहुंचेगी। ठीक है सर, मैं यही कह रहा हूं कि आपने कहा कि जो आपने बोला दोबारा करें, आराम से बोला, वो मैंने सुन लिया। मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरीके से आपने कहा कि सारे अफगानी मौजूद थे, तो ऐसा तो नहीं था, क्योंकि फुटेजेस मौजूद हैं, सिंधी, बलोची, पठान, अफगानी सब। आपके कहने के मुताबिक अफगानी भी था, तो जी अफगानी भी वहां पे मौजूद थे। लेकिन सिर्फ स्पेसिफिकली सिर्फ अफगानियों को कहना, टारगेट करना, इट मीन्स ये तो फिर गलत हो जाएगा ना। नहीं देखें, मैं अर्ज करूं, हम यहाँ जब आप मॉब क्रिएट करते हैं ना, जब मॉब को लेके आते हैं, तो उसमें ये जरूर देखना चाहिए कि उसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स तो नहीं है। अगर जेब काटे जा रहे हैं, सहाफियों के जेब कट रहे हैं, तो इसका मतलब है क्रिमिनल एलिमेंट ज्यादा है वहां पे। ठीक है,
वो ये खुद आप लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं सिंपल एक बात कर रहा हूं। पाकिस्तान का आईन इस बात की इजाजत देता है कि आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जा सकते हैं, आपकी नकलो हरकत फ्री है, आप सियासत भी कर सकते हैं। लेकिन ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को है। ये उन लोगों को ये सहूलत मुयस्सर नहीं होनी चाहिए जो फौज को गालियां दें, जो ललकारें, जो कहें कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पे जो दरअंदाजी कर रहा है, यहाँ दहशतगर्दी हो रही है और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, उसके सबूत हमें दें। यह तो अरे अफगानिस्तान के तर्जुमान बन जाते हैं। ऐसे लोगों को रियासत जलसे की इजाजत ना दे तो बेहतर है। उसके तो बावजूद फिर भी तो दी गई, हुकूमत सिंध के ठीक ऊपर है बात आ आप कर जाती लें है, जलसा। उन्होंने एनओसी क्यों जारी किया? मैं अर्ज कर रहा हूं उसके बावजूद भी इसलिए दी कि हम इनको एक्सपोज करना चाह रहे थे कि इनके पास लोग नहीं है, और वो बात साबित हुई। अगर इनके पास लोग होते तो ये जलसे में जाते, तकरीर करते। इन्होंने नुमाइश चौरंगी पे तकरीर की। नुमाइश चौरंगी से जिनाबाग कितना दूर है, उधर ही है, लेकिन वो नहीं गए। मतलब ये था कि जिनाबाग ये नहीं भर सके। एनीवे, आज तो ये बड़ा कायद आजम की मजार पे भी गए, जिनाबाग की भी बात हो रही है। इन्होंने जिना हाउस लाहौर जलाया ना, सारी दुनिया के सामने जलाया। अब किस मुंह से इधर आके और कायद आजम मोहम्मद अली जिना को खराज तहसीन पेश कर रहे थे, जब को जिना हाउस जला के आए, जो रेडियो पाकिस्तान जला के आए, जो पीटीवी जलाया हुआ है, जिन्होंने, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि फौज के वो जवान जिन्होंने हमारे लिए जाम शहादत नोश किया, उनकी यादगारों को, उनके मुजस्मों को उखाड़ के तोड़ रहे थे, उनकी वर्दियां लहरा रहे थे। खान साहब का जो भांजा है वो टैंक पे चढ़ के फौज की वर्दी लहरा रहा था। तो इस तरह के लोगों को अगर आप सियासतदान समझें, आप सियासी जमात समझें, आपके अकल को दाद, कम से कम मैं नहीं समझूंगा, मेरा जमीर गवारा नहीं करता। सर इस धरती से प्रीवियसली मोहब्बत दौर का में भी तकाजा आपने है बिल्कुल सही कि कहा, मैं लेकिन ऐसे लोगों को प्रीवियसली गिरफ्तार दौर में भी अगर हम जाएं, जब पीटीआई की अपनी हुकूमत थी तो तब नून लीग का भी हाल हमने देखा। उससे पहले भी जब पीपल्स पार्टी की हमने देखा कि हुकूमत रही, उस वक्त भी किस तरीके से फौज के लिए बयानिए बनाए जाते थे, किस तरीके से बातें की जाती थी। ये खुली किताब है सबके सामने। आप फिर तेज बोल रहे हैं, आवाज कट रही है। ठीक है, बिलाल साहब क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, बात ये है कि राजा साहब हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ लीडर हैं हमारे, और हम इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। बात ये उनका हक है जी, मुस्लिम यूनियन को प्रेजेंट करना, उनका हक है कि वो सारी करें। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में अगर आप ये देखें कि इस्टेब्लिशमेंट को अच्छा बुरा कहना जो है तमाम जमातों ने कहा, इवन कि उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, मुस्लिम लीग नून भी थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी थी, आज पीटीआई है। तो कहना ये है कि ठीक है, ओके, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा राजा साहब ने कि जिन्ना हाउस पे हमला किया, इंतहाई गलत किया। 9 मई के जो भी वाकयात हुए हैं उसकी तो पूरी कौम कंडेम करती है, पूरी कौम मजम्मत करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था। देखिए जी, फौज हमारा आखिरी सहारा है। आप उसका सबूत देख लें, आप मई 2024 कि उस फौज ने ही हमें दुनिया में जो है वो हमारी मोराल को ऊपर किया, पाकिस्तान के झंडे को ऊपर किया। बुनियादुल मरसूस की बात कर रहा हूं मैं, कि आप ये देखें कि वही फौज है ना जिसने पाकिस्तान के वकार को आज बुलंद किया। आज अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है या पीपल्स पार्टी उसकी इत्तेहादी है, तो इनको ये बात भी तस्लीम करनी चाहिए कि बिल्कुल ठीक है कि आज हमारी हुकूमत में शहबाज शरीफ की इज्जत होती है या आसिफ ज़रदारी की इज्जत होती है, तो उसका वो है बयान मरसूस, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, जो हमारी फौज ने जो कुछ भी किया, उसकी इज्जत के तौर पे आज हुकूमत जो है उसको इज्जत मिल रही है। वरना देखें, बात वो नहीं होती। पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें माजी में भी रहीं और अभी भी आप पीटीआई की बात कर लें, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं राजा साहब की बात से मैं इत्तफाक करता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी किया गलत किया। तीसरी बात, अब सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि हमें सबूत दो अफगानिस्तान की दहशतगर्दी का। अली अमीन गंडापुर का बयान आ गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं। जब वो वजीर आला पख्तूनख्वा थे तो सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत को इल्म था कि अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं, जिसमें कि इसका मतलब ये है कि उस वक्त की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, जो कि अमीन अली गंडापुर थे, वो जानते थे अच्छी तरह कि सबूत बिल्कुल जो हुकूमत ने दिया दुरुस्त है। तो सोहेल आफरीदी अगर ये बात करते हैं कि हमें सबूत दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि ये उनके बिल्कुल बहुत ही मासूमाना मतलब एक ही जवाब है कि किस बात का सबूत। ये तो बिल्कुल पूरी दुनिया कह रही है, अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है, तो इसमें किस बात का सबूत? जी राजा साहब, जी राजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर?
चलिए, बहुत शुक्रिया राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे और खास करके खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बिलाल हसन साहब, दूसरी जानिब जिस तरीके से हम एनओसीज के भी मामला देख रहे थे और अभी जिस तरीके से आपने बताया, अब जो राजा साहब ने बात की जिस तरीके से कि जी वो कराची आए, फिर वो कायद-ए-आज़म के मज़ार भी गए हैं, तो सर ये दूसरी जानिब इस तरह का भी इंडिया भी है ना कि उनको भी एक तरीके से नदामत होगी उन तमाम वाक़यात पे जो गुजर चुके हैं, जो हो चुके हैं। कंडेम तो उनको भी करना चाहिए, अभी लफ्जी तौर पे शायद नहीं कर रहे, लेकिन जो एक्ट अब हम देख रहे हैं कि जिना ग्राउंड एक जाने देख रहे हैं या वो कायद-ए-आज़म के मज़ार पे आके हाजिरी दे रहे हैं, तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से उनको भी नदामत होगी इस चीज़ पर। बिल्कुल होगी सर। बात यह है कि आपकी पार्टी का अलीम अन गंडापुर जो है वो वज़ीर आज़म था ना साहब का, वो भी तो पार्टी का कारकुन है ना, और सीनियर कारकुन है, बानी के करीब ही रहे वो। और जब वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जनाब के हमारे पास सबूत मौजूद है, तो मौजूदा वज़ीर आला तो मतलब ये कि अगर ये बात करें तो मासूमाना सवाल कर रहे हैं कि हमारे पास सबूत नहीं है। बात वो नहीं होती। हम पीटीआई के और या पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान नहीं है, ठीक है जी, हम तर्जुमान नहीं है। हमें अपनी जो व्यू हमें सहाफती जिंदगी में नजर आ रहा है, हम उसे बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। बात यह है कि पीटीआई ने क्या किया क्या नहीं किया वो अलग कहानी है। आपका सवाल यह था कि पीटीआई को जलसे की इजाजत क्यों नहीं मिली जब एनओसी दे दी गई थी, ठीक है ना, आपका बुनियादी सवाल यही है। मैं भी यही कह रहा हूं ना कि सिंध हुकूमत ने जिस तरह उनको वेलकम किया, कराची प्रेस क्लब आए, उसके बाद वो बनारस गए, हाईवे गए, दीजिए मकामात पे गए, बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद थे। अब ये तो अगर ये बोलना कि जी कोई नहीं था, ये तो गलत बात है। कैमरे की आंख हो गई, सहाफती आंख जो है वो सारी चीजें देख रही है, तो ये चीज, इससे तो गाफिल होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी जानिब सर, जिस तरीके से हमने देखा कि ये एक तो सियासी मामला यहाँ हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, वहीं अगर हम देखें इसी मामला को सियासी तौर पर अमरीका के मामला हैं, ईरान के हैं, पाकिस्तान के मामला हैं, ऐसे में सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अगर हम बात करें कि खास करके बुनियादुल मरसूस के बाद उनके बड़े बयान सामने आए, पाकिस्तान के लिए बड़ा उन्होंने जो है काम भी किया, उन्होंने नाम भी लिया, बार बार पाकिस्तान का नाम, फील्ड मार्शल से नासिर मुनीर का वो नाम लेते रहे। ये हमारे लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए, हर बाशिंदे के लिए बड़ी फख्र की बात है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे जानब हम ये देख रहे हैं कि जी नोबेल इनाम की बात आई, प्राइज की बात आई, तो वहां पे बोला गया कि जी इतनी जंगें रुकवाई गई हैं और बड़ा मोतबर शख्सियत के तौर पर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप सामने नजर आए। अब जो ये ईरान के मामला हैं, जहां जंग के मामला सामने आ रहे हैं, तो कहीं दोबारा ऐसा तो नहीं कि जंग खुद रुकवा देंगे फिर उसका क्रेडिट भी लेंगे? देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब मनमौजी आदमी है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपकी बात से मैं इत्तेफाक भी करता हूं जी कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। वो ये भी कर सकते हैं, जनाब इसराइल मुझे पुश कर रहा था लेकिन मैंने मना कर दिया और ये जंग जो है मैंने रुकवाई, तो अब अगले साल के लिए नोबेल इनाम के लिए मुझे नॉमिनेट कर दिया जाए। देखिए, ये बात ये है कि इसराइल नेचुरली वो अमेरिका को, मतलब ये कि आप ये समझें कि एक खिलौने के तौर पर इस्तेमाल करता है। ठीक, यहूदी लॉबी, ज्यूश लॉबी है, वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो रुकवा भी सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि रूस, चीन और फिर जो आपके मिडिल ईस्ट के दीगर कंट्रीज हैं वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसका रिएक्शन आ सकता है। इसके अलावा ये कि आप ये देखिए कि जनाब अली की शाम में हुकूमत तब्दील हुई, जहाँ प्रो इसराइल और प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आ गई, वहाँ से ईरान की प्रो गवर्नमेंट खत्म हो गई। ठीक है, सब कुछ सही है, हो सकता है मे भी पॉसिबल कि उर्दन आपके सोमालिया में तो वैसे ही जंग चल रही है हुसी बागी का, फिर उसके बाद शाम का मसला है तो वहाँ भी रिएक्शन आ सकता है। अमेरिकन जो मफादात के इलाके हैं, इसराइल के मफादात के इलाके हैं, उन जगह पर अटैक भी हो सकता है। ठीक है जी, तो अब कहना यह है कि आप ये कह रहे हैं, बात तो मैं कहता हूं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अभी भी ये सारी सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल है कि कभी भी कुछ भी जो है वो मामला सामने आ सकते हैं। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के अगर हम देखें, एक जगह हम देखते हैं कि जी ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, बरादराना मुल्क भी है, हमसाया मुल्क भी है, एक जानिब उस चीज को देखें, दूसरी जानिब अमेरिका के हवाले से अगर देखें, तो अगर इस तरह के कोई मामला होते हैं तो पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? पाकिस्तान क्या सालसी का किरदार अदा करेगा? पाकिस्तान इस वक्त बहुत जायजा ले रहा है जी, बहुत प्रेशर में पाकिस्तान। इससे देखिए, ईरान में अगर रिजीम चेंज हो जाती है, ईरान में अगर रिजीम चेंज होती है और ईरान में प्रो अमेरिकन या इसराइली गवर्नमेंट आ जाती है, इसका मतलब ये है कि वो इंडियन गवर्नमेंट होगी, वो इंडिया से जो है वो कोलिब्रेट करेगी। उसके लिए पाकिस्तान की सरहद ईरान से लगती है, तो लाजमी सी बात है कि और आप एक सब अफगानिस्तान बैठा हुआ है, ठीक है जी, तो इंडिया को जो है वो अफगानिस्तान से और ईरान दोनों तरफ से पाकिस्तान पर अटैक करने का मौका मिल जाएगा। तो पाकिस्तान, चीन और किसी हद तक रूस को भी हम ले लें, वो नहीं, जिसमें ताजिकिस्तान भी है, सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं, वो नहीं चाहते कि ईरान में रिजीम चेंज हो और अमेरिकन प्रो गवर्नमेंट या इसराइल प्रो गवर्नमेंट जो है वहां आए, वो ये नहीं चाहते और पाकिस्तान भी ये नहीं चाहता।
इसमें कोई शक नहीं अच्छा, है। रिजीम चेंज की आपने बात की, वहीं पे हम देखते हैं कि जी अक्सर और बेशतर ये देखा जाता है, कुछ लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी बैरूनी मसाइल या ऐसे मामलात हैं जो कि हामिल हैं इसमें, और कुछ लोग कहते हैं अपने ही अंदरूनी ईरान के मसाइल हैं जिसकी वजह से रिजीम चेंज करना एक चैलेंज बन गया उनके लिए। नहीं देखिए ना, मैंने पहले भी कहता है, पूनम की इब्तिदा में हुई थी ना जनाब के इकोनॉमिक में बात हो रही थी, तो ईरान की जो अपनी करेंसी है वो इस वैल्यू पे आ गई है कि एक ईरानी डॉलर में 1 मिलियन ईरानी रुपीस मतलब के उनकी करेंसी मिल जाती है $1 पे, 1 मिलियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान की जो अपनी करेंसी है डिवैल्यू हो गई ना। अब जब वो डिवैल्यू हुई तो महंगाई बढ़ी, और अभी तक तो जो रिपोर्ट है तकरीबन 45% महंगाई की शरह है, 45, और मजीद इसमें इजाफा होने की खजा है। तो रिजीम चेंज का ये होता है कि हमारे मुल्क में भी माजी में देख चुके हैं आप 1979 में जो 9 सितारे आए थे। अच्छा, मैं आपकी बात कट कर रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ बरतानवी मीडिया का एक और बयान सामने आया था जिसमें अभी हमने देखा था कि ब्लैकआउट हो गया था ईरान का अपना मीडिया, उसमें वे कहते हैं कि जी महंगाई और जितनी भी चीजें उससे नंबरदाजमा हो भी जाएंगे और हुकूमत जो है बदलेगी नहीं। एक जानिब बरतानवी मीडिया ये बयान देता है और वहां पर ईरान का मीडिया खामोश नजर आता है। तो ये जो रिजीम चेंज वाली बात है इसमें भी तजाद नजर नहीं आ रहा। देखिए, तजाद की बात ये है कि देखिए, ये बात ये थी कि ईरान में जब ईरान की हिमायत याफ्ता लोग जब रोड पे आए जी, तो उसके बाद क्या हुआ कि जनाब मुखालिफ में जो 2 लोग थे वो हट गए, थोड़ा सा मतलब ये कि हंगामे वगैरह थोड़ा सा कम हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये ना, जिस वक्त इसराइल और ईरान का जंग हुई थी उस वक्त भी आपको पता है कि ईरान के अंदर से अफगानी इंडियंस जो है इसराइल की जो अब तो तर्किया से भी अफगानिस्तान के जो बाशिंदे हैं वो भी दिखाई, इस मतलब भी यही हुआ। आपने देखा फुटेज आई कि जिसमें कि वो मतलब कि इसराइल और अमेरिकन प्रो एजेंट जो थे वो ईरानी मुजाहिरीन पर फायरिंग कर रहे हैं, उनके पुलिस के एहलकारों पर फायरिंग कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद मेरे भाई ये है कि ये बात तो अभी भी है, लेकिन पाकिस्तान, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, पाकिस्तान हर मुमकिन हद तक कोशिश करेगा कि ईरान में किसी किस्म की रिजीम चेंज ना हो और ईरान पे अमेरिका जो है वो हमले करने की गलती ना करे। इसलिए कि ये आप समझ लें मुख्तार भाई, पूरे खित्ते के लिए एक आग की वबा होगी, और आई थिंक सो कि ये तीसरे वर्ल्ड वार की जो ना इब्तिदा भी हो सकती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बिलाल हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और इसके साथ साथ हमारे साथ राजा साहब भी मौजूद थे, राजा अंसारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। चूंकि हम देख रहे हैं कि बढ़ती हुई जो कशीदगी नज़र आ रही है, अगर ये कशीदगी अभी नहीं संभाली गई या इस रिजीम को जो चेंज होने के लिए जा रही है, या इसके अंदर भी अभी हम देख रहे हैं कि 2 तरह की बातें नजर आ रही है, जहां पर हम देखते हैं कि एक जानब जो है वो रिजीम चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं दूसरे पल ही ये बात समझ में आती है कि शायद ये रिजीम चेंज नहीं होगी। लेकिन ऐसे ही मामलात अगर आते रहे तो वहां पाकिस्तान अपनी जगह सालिसी का किरदार अदा करता हुआ दिखाई देगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, जिंदगी हालात ने दिया साथ, होगी आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।